Hello and welcome dear student. Welcome to the next part of CSI Net February 2025 मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। इससे प्रीवियस पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चन थे जो मेमोरी बेस्ड थे, हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब कुछ और क्वेश्चन है जो बच्चों ने हमारे पास भेजे हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है और ये पार्ट सी का क्वेश्चन होगा। मतलब ये 4.75 मार्क्स का होगा जिसके अंदर एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टी करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज लेट एफ ऑफ जेड इज एंटायर कॉम्प्लेक्स फंक्शन and with condition that f of z is equal to f of iota z for all z belongs to C, then which of the following are true? फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है f इज कांस्टेंट, सेकंड में बोलता है कि जीरो पे फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, थर्ड में बोलता है कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव वो जीरो होंगे एट z इज इक्वल टू जीरो पे, और फोर्थ ऑप्शन में बोलता है कि f of z इज इक्वल टू g of z फॉर सम एनालिटिक फंक्शन। नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। तो इसको हम कहां से स्टार्ट करेंगे? अब देखो, f of z है वो हमारे पास एंटायर फंक्शन है, देन एवरी एंटायर फंक्शन कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म f of z is equal to summation a n z raised to power n, where n is going from 0 to infinity. Now we can expand this like this: a naught plus a1z plus a2z square plus a3z cube and plus a4z की पावर 4 plus a5z रेज टू पावर 5 एंड अप टू सो। ऐसे हम f ऑफ z को सम फंक्शन में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या गिवन है? नेक्स्ट गिवन है कि f ऑफ आइटा z। अब f ऑफ आइटा z है उसको भी हम इस टाइप में लिख सकते हैं: समेशन a n आइटा z रेज टू पावर n and n is going from 0 to infinity. Expand this from n is equal to 0 to infinity. When n is equal to 0 it's a0 प्लस जब n is equal to 1 है तो ये कितना हो जाएगा a1z आयोटा प्लस जब n को हम 2 पुट करेंगे तो ये जाएगा माइनस a2z स्क्वेयर, n को 3 पुट करेंगे तो ये जाएगा माइनस a3z क्यूब आयोटा एंड z को 4 पुट n को 4 पुट करेंगे तो a4z रेज टू पावर 4, फिर 5 पुट करेंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा a5z रेज टू पावर 5 आयोटा एंड अप टू सोन इस टाइप से चलती रहेगी। अब हमें गिवन क्या है? हमें ये गिवन है कि इन दोनों फंक्शन की वैल्यू सेम है, f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ आयोटा z। जब हम दोनों को इक्वल रखेंगे देन दिस इंप्लाइज दैट, देखो a1z है यहाँ पे और यहाँ पे a1z आयोटा है, ये इक्वल कब होंगे? यानी a1z इज इक्वल टू a1z आयोटा, दिस इंप्लाइज दैट a1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली a2z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a2z स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट a2 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली a3 z क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस a3 z क्यूब आयोटा, ये इक्वल कब होंगे? जब a3 किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी यहां से हमारे पास क्या आ गया? a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a3, ये किसके इक्वल हो गए? 0 के इक्वल हो गए। सिमिलरली नेक्स्ट करेंगे हम a5 इज इक्वल टू a6 इज इक्वल टू a7, वो भी किसके इक्वल हो जाएंगे? 0 के इक्वल हो जाएंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पे अगर ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा तो जो हमारे पास जो ये तुम्हारे पास एफ ऑफ जेड है ये किस टाइप में हो जाएगा? ये इस टाइप में हो जाएगा कि जो फंक्शन बनेगा वो जेड की पावर 4 वेरिएबल में, ठीक है, उसको एक्सपेंड किया जा सकता है। ठीक है, यानी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी हो जाएगा। देखो यहाँ से ये हो गया, पहले ए नोड आएगा, ठीक है, प्लस फिर जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो आएगी ए फोर जेड की पावर 4, नेक्स्ट आएगी ए की पावर 8 जेड की पावर 8 एंड अप टू सो ऑन। एंड इस फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? इसको g ऑफ z की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, वेयर g इज एनालिटिक, ठीक है, बिकॉज f इज एनालिटिक। ठीक है, तो हमारे पास g क्या हो जाएगा? एनालिटिक फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन में आते हैं हम। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कि f इज कांस्टेंट, कि f को कांस्टेंट होना जरूरी है। नहीं, आप यहाँ से f ऑफ z को z रेज टू पावर 4 ले लीजिए, विच इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन। इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, f का कांस्टेंट होना कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट में बोलता है कि f ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। नहीं, आप इसके लिए आप f ऑफ z इज इक्वल टू ई रेज टू पावर z की पावर 4 विच इज फंक्शन ऑफ z रेज टू पावर 4। एंड यहाँ से हम देखेंगे जो f ऑफ जीरो है वो 1 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है बी, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो,
वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट है, क्योंकि देखो अब एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड की पावर 4 आ चुका है, तो ये तो ऑप्शन डी में दे रखा है उसने, इसका मतलब जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और फ्रॉम दिस फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जी ऑफ जेड रेज टू पावर 4, और जी ऑफ जेड रेज टू पावर 4 है, ये एफ ऑफ जेड है तुम्हारे पास, तो एफ डैश जेड करेंगे उसकी, एफ डैश की जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सिमिलरली एफ डबल डैश जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी एट जीरो हो जाएगी, एट जेड इज इक्वल टू जीरो पे। एंड सिमिलरली एफ ट्रिपल डैश जेड की वैल्यू भी जीरो पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप ये वैल्यू देख सकते हो, A1 A2 A3 ये जीरो है, A5 A6 A7 ये जीरो है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास पार्ट सी का क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, इसको आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम्हारे पास रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी तुम्हारे पास पार्ट सी का क्वेश्चन होगा, यानी 4.75 मार्क्स का, एक से ज्यादा मल्टी करेक्ट ऑप्शन इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन है बच्चों, आपको एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स। ठीक है, और चार ऑप्शन दे रखे हैं कि एफ कॉन्टिन्यूअस होगा जीरो पे, डिफरेंशिएबल होगा, एफ का फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होगा, और ये लिमिट फंक्शन के डेरिवेटिव की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले पार्ट ए को सोल्व करते हैं, इसमें कॉन्टिन्यूटी पूछ रखी है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू एफ ऑफ जीरो के इक्वल होनी चाहिए, और ये किसके इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ऑन द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, तो लिमिट निकालते हैं, लिमिट x approaches to 0 f of x, and what is the value of f of x, limit x approaches to 0 f of x की वैल्यू है x square into sin 1 by x, and we know that this is a bounded function, ये तुम्हारे पास एक बाउंडेड फंक्शन होगा, यानी साइन 1 बाय एक्स है, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, बाउंडेड है। और एक्स स्क्वायर है वो किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसका मतलब जो इसका आंसर हो क्या आएगा, जीरो आएगा, और ये भी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। एंड दिस इंप्लाइज दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस, एफ इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इसका मतलब जो पहला ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द डिफरेंशिएबिलिटी, पार्ट बी पे आते हैं, इसके सेकंड ऑप्शन पे। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम क्या देखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हम इसकी ये लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, चाहे एच ले लीजिए, एक्स में कर दीजिए, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स माइनस इसकी जीरो पे वैल्यू। ठीक है, यानी एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, या कर लो या एक्स कर लो, ये हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारे पास एफ डैश जेड, एफ डैश जेड, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा लिमिट x approaches to zero, x into sin 1 by x, because f of zero किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। एंड अगेन दिस इज बाउंडेड, ये तुम्हारे पास बाउंडेड फंक्शन है, ये -1 से 1 के बीच में रहेगा, x approaches to zero, इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। एंड दिस इंप्लाइज दैट f इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखो सी और डी को कैसे सोल्व करेंगे, फंक्शन के डेरिवेटिव को पूछा हुआ है कि एफ डैश एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा, तो सबसे पहले एफ डैश एक्स कैलकुलेट करिए, एफ डैश एक्स इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2x साइन 1 बाय एक्स माइनस कोस ऑफ 1 बाय एक्स, और 1 बाय एक्स का करेंगे तो ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड जीरो व्हेन x इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे f डैश x की है, अगर मैं लिमिट यहाँ से कैलकुलेट करूं, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, 2x साइन 1 बाय एक्स माइनस कोस ऑफ 1 बाय एक्स। अब यहाँ से देखो जो ये है, इस पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये तो किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज कोस ऑफ 1 बाय एक्स है, इसकी वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, इसका मतलब ये लिमिट क्या आ जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल होगा तो सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और डी भी गलत हो जाएगा, इसके कारण ही इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो सी और डी गलत हो जाएंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम्हारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है और ये भी पार्ट सी का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। पार्ट सी में यानी 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है ये। अब देखो क्या गिवन है इसमें। ए ग्रुप इज कॉल्ड डिविजिबल इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू z एंड पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर n देयर एग्जिस्ट y such that yn is equal to x then which of the following is true। ठीक है, इनमें से ये बताना है कि कौन कौन सा फंक्शन, कौन कौन सा जो ग्रुप है वो डिविजिबल ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो डिविजिबल में भी हमारे पास दो ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, एक तो क्या हो सकता है हमारे पास एडिशन। ठीक है, एक तो एडिशन ऑपरेशन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो जब एडिशन की फॉर्म में देखेंगे तो इस कंडीशन को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एन वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई एन। इस टाइप का हमें एक वाई एग्जिस्ट करना चाहिए जब हमारे पास एडिशन ऑपरेशन है। मल्टीप्लीकेशन में तो उसने दे ही रखा है कि वाई एन इज इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वाई एन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर इसका सोल्यूशन उस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है किसी एलिमेंट के लिए तो तुम्हारे पास वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये एडिशन के लिए है और ये मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब एडिशन के लिए देखो ऑप्शन ए में आइए। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है उसने, एडिशन दे रखा है। और क्यू क्या है तुम्हारे पास, रैशनल नंबर का एक सेट है। ठीक है, वो ग्रुप तो बनता ही है तुम्हारे पास अंडर एडिशन। अब यहाँ पे अगर मैं कोई एलिमेंट लूं, ठीक है, x बिलोंग्स टू q लूं, ठीक है, और यहां से अगर मैं वो x की पावर, देखो y n इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, वाई एन नहीं लेंगे, n इंटू वाई लेंगे और वो x है तुम्हारे पास। और यहाँ से n क्या है तुम्हारे पास, n तुम्हारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, यानी n इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x बाई n एंड x बाई n इज अगेन बिलोंग्स टू x, तो y बिलोंग्स टू q ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट q इज डिविजिबल। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक डिविजिबल ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द ऑप्शन सी। ऑप्शन बी, इसमें सी दे रखा है। ठीक है, सी स्टार, यानी सी स्टार किसके इक्वल होता है, सी माइनस वन एलिमेंट जीरो इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको सी स्टार बोलते हैं। अब इसके लिए हमारे पास क्या होगा, वाई है। अब इसके लिए एक्स में कोई नंबर ले लूं कॉम्प्लेक्स नंबर में से, और अगर मैं y रेस टू पावर n इज इक्वल टू एक्स करूं, y रेस टू पावर n माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसका हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा किसके अंदर, इन c के अंदर। c के अंदर एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज दैट c स्टार इज डिविजिबल, यानी हमारे पास एक एक y ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी में बोलता है कि एडिशन मॉडलो Z5 ग्रुप दे रखा है। ठीक है, एडिशन मॉडलो Z5 ग्रुप दे रखा है। तो एडिशन मॉडलो Z5 के लिए जरूरी नहीं है। देखो क्यों जरूरी नहीं है, अगर मैं x को 2 ले लेता हूँ, 2 बिलोंग्स टू Z5 ये ले लिया मैंने, तो अब मैं मान लो इक्वेशन लिख दी और n को फिक्स कर लेता हूँ मैं 2, लेट n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से y की पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई यहाँ से। ठीक है, ये माइनस 2 ले, 2 ले, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या, किसी y की वैल्यू यहाँ से क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। इन पांचों ही वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जीरो के इक्वल नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए कोई y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब Z5 इज नॉट ए डिविजिबल ग्रुप। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर डी। डी के अंदर या तो यहाँ पे S5 दे रखा होगा या फिर यहाँ पे S7 दे रखा होगा। इस टाइप से कुछ यहाँ पे ग्रुप दे रखा था। अब देख इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम एक ट्रिक करते हैं। देखो क्या करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे n को फिक्स कर दिया, n इज फिक्स्ड, ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो n को हमने 5 कर लिया। ठीक है, और S5 पे ही काम चल रहा है और S5 है। ठीक है, उसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, उसका ऑर्डर कितना होता है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो y हमने कोई ग्रुप ले लिया, ठीक, y को एलिमेंट ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, y की पावर n ले ली, और यहाँ पे हमने x ले लिया। आप क्या करो, इस x को नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दो। ठीक है, x इज नॉन आइडेंटिटी, ठीक है, एलिमेंट इन S5।
अब देखो, ये तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, और y को क्या ले लो, y को तुम आइडेंटिटी में एलिमेंट ले लो इन S5। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर आप तुम पावर 5 करोगे, तो क्या कभी वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो सकती है? वो कभी इक्वल नहीं होगी। मतलब इस x बिलोंग्स टू S5 के लिए कोई y एग्जिस्ट करेगा या नहीं, सच दैट y की पावर n है वो x आ जाए। इसका मतलब S5 एज वेल एज S7, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या नहीं होंगे, डिविजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। ये तुम्हारे पास इसके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी तुम्हारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है, यानी सी पार्ट से क्वेश्चन है ये, ठीक है, 4.75 मार्क्स का। ठीक है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। The statement of the question is: suppose R be a ring with unity such that R square is equal to R for all R belong to R. Then which of the following are true? ठीक है, R true बोला है क्योंकि यहाँ पे is भी हो सकता है। ठीक है, is R true? ठीक है, पहला ऑप्शन बोलता है कि R is never an integral domain, R कभी इंटीग्रल डोमेन बनेगा ही नहीं। ऑप्शन बी में बोलता है R is commutative। ऑप्शन सी में बोलता है कि R is equal to minus R for all R belongs to R। ऑप्शन डी में बोलता है एवरी नॉन जीरो प्राइम आइडल इज मैक्सिमल आइडल इन दिस रिंग आर। ठीक है, अब देखो इसको बच्चे इसका सोल्यूशन करते हैं, वी विल प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में आते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोलता है कि, अब देखो यहाँ से पहले स्टेटमेंट में आते हैं, क्या बोलता है, आर इज ए सी आर यू, कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव नहीं दे रखा है, रिंग विद यूनिटी है, रिंग विद यूनिटी है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर है, यानी कोई भी एलिमेंट अगर आप आर का लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो वो उसके इक्वल आ जाएगा। और इस टाइप की रिंग को हम बुलियन रिंग बोलते हैं, यानी बुलियन रिंग पे क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे बुलियन रिंग की प्रॉपर्टी जानते हो तो आप डायरेक्टली ए बी सी डी में से करेक्ट ऑप्शंस को करेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते हो। अदरवाइज आपको इसको यहाँ पे एग्जाम में सोल्व करके देखना होगा। देखिए देखिए, अब देखो यहाँ से अगर मैं Z2 ले लेता हूँ, ठीक है, Z2 है, इसके अंदर 0 और 1 दो ही एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, ये हमेशा क्या होती है, एक, ठीक है, बुलियन रिंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि 0 का स्क्वायर करोगे 0 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। एंड वी नो 2 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर है, एंड दिस इंप्लाइज दैट Z2 इज एन इंटीग्रल डोमेन, आईडी बन जाएगी। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोलता है, फर्स्ट ऑप्शन में बोलता है कि R इज नेवर एन इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन ए को हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, अब ए का काम तो हो चुका, अब यहाँ पे बी पार्ट पे आइए। बी में क्या बोलता है, R इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, कॉम्यूटेटिव है नहीं है, कॉम्यूटेटिव के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई दो एलिमेंट लेंगे आर के। अगर हम ये प्रूव कर दें, टू प्रूव, ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा तो कॉम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसीडर कंसीडर एक्स प्लस वाई, ये भी किसके अंदर होगा, आर के अंदर होगा। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई का हम स्क्वायर करें यहाँ से, ठीक है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल आएगा, एक्स प्लस वाई के इक्वल, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि कोई भी आर का एलिमेंट होगा तो उसका स्क्वायर उसके इक्वल होगा। नाउ लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। नाउ गिवन दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, बिकॉज एक्स एंड वाई आर एलिमेंट ऑफ आर। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स से एक्स कैंसल, वाई से वाई कैंसल, देन दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स है। अब देखो यहाँ से देखो बुलियन रिंग है, और बुलियन रिंग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ऑलवेज कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। ठीक है, जिसको नहीं पता कैरेक्टरिस्टिक्स 2 कैसे आई, वो यहाँ से देख लीजिए। देखो, अगर ये हो गया यहाँ से एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स, तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू माइनस आर, यानी थर्ड ऑप्शन भी इसके अंदर ही हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स 2 कैसे आई, ठीक है, 2 इसलिए आई, देखो मान लो मैंने ये ले लिया आर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल आना चाहिए, आर प्लस आर के इक्वल आना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट, इसको एक्सपेंड कर दीजिए, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर। अब आर स्क्वायर किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, तो हो जाएगा आर प्लस 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस आर, आर से आर कैंसल, एंड दिस इंप्लाइज दैट 2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
और आर स्क्वायर दोबारा आर के इक्वल है तो 2r इज इक्वल टू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट 2 इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ठीक है, आर। आर की कैरेक्टरिस्टिक्स 2 हो जाएगी। देखो एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स है, तो मैं इसमें 2y(x) कर दूं, 2 तो 0 के इक्वल, 0 की तरफ बिहेव करेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स एंड दिस इंप्लाइज दैट आर इज कम्यूटेटिव। जो हमारे पास रिंग है वो क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और ऑप्शन सी भी ट्रू हो गया, ठीक है। अगर कम्यूटेटिव है तो यहाँ से आर स्क्वायर, आर के इक्वल है तो आर माइनस आर के इक्वल हो जाएगा फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर। नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी में क्या बोलता है वो, डी में ये बोल रहा है कि एवरी नॉन प्राइम आइडल इज मैक्सिमम, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ऑप्शन डी पे आते हैं। यहां से रिंग है, हमने कोई इसका प्राइम आइडल ले लिया, इसको हमने पी बोल दिया। अब जो आर अपॉन पी है उसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, वो एलिमेंट होंगे ए प्लस पी टाइप के होंगे, ठीक है। और ए प्लस पी को हम ए स्क्र प्लस पी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्र किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। और यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्र माइनस ए प्लस पी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू वन, ए माइनस वन प्लस पी बिलोंग्स टू आर अपॉन पी। और यहां से देखो, अब ये इसका एलिमेंट है, दिस इंप्लाइज दैट आइदर, because P is a prime idol, either P belongs to P या A minus वन belongs to P। A minus वन belongs to P है तो A is equal to या तो 0 होगा या 1 होगा, यानी R अपॉन P है ये हमेशा किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 के आइसोमॉर्फिक है। इसके अंदर दो ही एलिमेंट होंगे Z2, और Z2 हमारे पास क्या होती है, एक इंटीग्रल डोमेन होती है। अगर ये इंटीग्रल डोमेन है तो P प्राइम आइडल मैक्सिमल आइडल दोनों हो जाएंगे। इसका मतलब जो इस फील्ड भी होती है तो पी क्या हो जाएगा, मैक्सिमल आइडल भी होगा ऑलवेज। इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो ऑलवेज क्या होगा, करेक्ट होगा, यानी इसका जो आंसर बनेंगे वो बनेंगे बी सी एंड डी, ठीक है। यानी जो पहला ऑप्शन है इसका वो ही डिस्कार्ड होगा, अदरवाइज तीनों ऑप्शन क्या होंगे इसके, ट्रू होंगे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। वो भी तुम्हारे पास क्या है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। उसमें क्या पूछ रखा है, दिस इज द स्टेटमेंट, let P be the property that any non-trivial group homomorphism from G to any group G is injective, then which of the following has property P, ठीक है। प्रॉपर्टी बतानी है हमें किसके अंदर होगी वो, ठीक है। अब देखिए, तो अब देखो यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, A5 D6 ग्रुप दे रखा है, A5 D6 Z5 S5। अब देखो क्लियरली पहले स्टेटमेंट क्या बोलते हैं कि P एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी हम एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनाए फ्रॉम दिस ग्रुप टू, ठीक है, एनी ग्रुप G सच दैट, जो ये तुम्हारे पास F है ये क्या बने, इंजेक्टिव, ठीक है, वन वन फंक्शन, ठीक है, इंजेक्टिव वन वन फंक्शन बने। इसका मतलब इसके जो कर्नल में है वो सिर्फ एक एलिमेंट 0 0 होगा, ठीक है। यानी यहाँ से अगर मैं कोई ग्रुप लूँ, ये ग्रुप क्या हो सकता है, ये A5 भी हो सकता है, D6 भी हो सकता है, Z5 भी हो सकता है और S5 भी हो सकता है। यहाँ से अगर मैं जी ग्रुप, कोई भी ग्रुप के लिए अगर यहाँ से मैं होमोमॉर्फिज्म लूँ पाई, तो 0 0 पे जाना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, यानी वन वन फंक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर क्लियरली देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी किसके अंदर होगी, A5 के अंदर होगी, ठीक है। यानी अगर हम होमोमॉर्फिज्म ले A5 टू कोई भी ग्रुप ले लिया हमने जी, ठीक है। अब जी के अंदर कर्नल कर्नल बनने के जो चांसेस है वो क्या हो सकते हैं, कर्नल ऑफ फाइव, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो A5 हो सकती है या फिर सिंगलटन जीरो, ठीक है, ट्रिवियल। अगर A5 होगी तो ये ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी, उसमें तो कहीं, लेकिन क्या दे रखा है इसने, नॉन ट्रिवियल ग्रुप दे रखा है, नॉन ट्रिवियल ग्रुप दे रखा है, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ जो कर्नल की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, जीरो, और जीरो बनेगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी किसके अंदर होगी, A5 के अंदर होगी, और किसी भी ग्रुप के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा A5, डायरेक्टली आप इसको टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करे हैं। इसके अलावा कुछ और भी अगर आपके, ठीक है, क्वेश्चन आपको याद है, या इस इन जो हमने क्वेश्चन का इनमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स है या फिर इम्प्रूवमेंट है, तो मुझे जरूर बताएं कमेंट्स करके, ठीक है। और कोई भी अगर नया क्वेश्चन है तो हमें इस ग्रुप में, इस व्हाट्सएप पे नंबर पे हम भेजें, ठीक है। तो ऐसे ही हम वीडियो लेक्चर डालते रहेंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए,
उनके सॉल्यूशन हम डालते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।